बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने लगभग 90% स्ट्राइक रेट के साथ 89 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया है। वहीं जेडीयू ने भी सबको चौंका दिया। उसने 85 सीटें दर्ज की और जेडीयू का स्ट्राइक रेट लगभग 85% रहा। इस रिजल्ट ने बीजेपी की बार्गेनिंग पावर को जरूर बढ़ा दिया, लेकिन नेशनल पॉलिटिक्स में वो अब भी सहयोगियों के भरोसे रहेगी। सब रिजल्ट आने के बाद एक्सपर्ट का ऐसा मानना है कि ब्रांड मोदी और महिलाओं की फ्री स्कीम्स ने एनडीए को जीत दिलाई। वहीं विपक्ष के कई नेता एसआईआर को हार का कारण बता रहे हैं। महिलाओं की फ्री स्कीम्स, एसआईआर और कैसे ब्रांड मोदी इस चुनाव में कारगर साबित हुए, जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। दरअसल चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना लॉन्च की थी, जिसके तहत 2 महीने के भीतर यानी सितंबर और अक्टूबर में 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए ट्रांसफर किए गए। इतना ही नहीं, ये भी कहा गया कि इन 10,000 रुपयों से जो भी महिलाएं अच्छा बिजनेस शुरू कर लेंगी, उन्हें चुनाव के बाद 2 लाख रुपए तक का लोन भी दिया जाएगा। है तो मुफ्त की ही योजनाएं, लेकिन सवाल है कि क्या ये सिर्फ बिहार में ही दिया गया है या इससे पहले किसी और स्टेट में ऐसी रेवड़ियां बांटी गई हैं? तो इसका जवाब है हाँ। बिहार के अलावा कई स्टेट ऐसे हैं जहां पर मुफ्त की रेवड़ियां सत्ता में बैठी पार्टियों ने बांटी हैं, जैसे महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। बीते कुछ सालों में कई सरकारों ने महिला वोटर्स को लुभाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाए हैं और पिछले 2 सालों में ये ट्रेंड कई राज्यों में चुनाव जीतने का डिसाइडिंग फैक्टर साबित हुआ है, जिसका नंबर जानकर आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल ऐसी मुफ्त की योजनाओं ने कम से कम 8 राज्यों में चुनावी हार जीत डिसाइड की है और यही हमें बिहार चुनाव में भी देखने को मिला है। इन योजनाओं पर पॉलिटिकल एनालिस्ट अमिताभ तिवारी का कहना है कि महिलाओं को पैसे देकर लुभाना रेसिपी फॉर सक्सेस का जरिया हो सकता है। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे ये भी कहा कि आने वाले चुनाव में अब ये एक फॉर्मूला बन जाएगा और ये हमेशा काम करता है। अगर इसको रोकना है तो सरकार, इलेक्शन कमीशन या सुप्रीम कोर्ट को इसके खिलाफ नियम बनाकर कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। वहीं साहब सीनियर जर्नलिस्ट हर्षवर्धन त्रिपाठी के अनुसार अगर चुनाव के पहले एनडीए ने जो 10,000 रुपए बांटे हैं, इससे 50% महिलाएं भी कोई रोजगार शुरू करने में सफल होती हैं, तो ये एक अच्छा ट्रेंड बनेगा। लेकिन अगर ये सिर्फ चुनाव जीतने की स्कीम बनकर रह गया तो देश और राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, खासकर तब जब हम कह रहे हैं कि हमारा देश 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। लेकिन अब सवाल है कि एनडीए की जीत में सिर्फ यही एक कारण था या फिर ब्रांड मोदी ने भी इस पर असर डाला है? देखिए, इस पर अमिताभ तिवारी कहते हैं ब्रांड मोदी अभी अपने पीक पर हैं। हालांकि केंद्र में मोदी सरकार नीतीश की जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी जैसी पार्टियों के समर्थन से चल रही है और वो इस बिहार चुनाव को जीतकर अपनी बार्गेनिंग पावर बढ़ाना चाहती थी। इसका उदाहरण चुनाव से पहले ही देखने को मिला था। पिछले 2 दशकों में पहली बार दोनों बराबर सीटों पर लड़ी, वरना जेडीयू ने हमेशा ज्यादा सीटों पर कैंडिडेट उतारे थे। लेकिन इसके बाद अमिताभ तिवारी ने चौंकाने वाले बयान दिए। उन्होंने कहा कि अब बीजेपी ने चुनाव जीतने की अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव किया है। वो मोदी के नाम पर चुनाव जीतने की बजाय लोकल मुद्दों और लोकल नेताओं के दम पर सरकार बनाने की नीति अपना रही है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल महाराष्ट्र है, जहां के चुनाव में भी यही हुआ था जैसे बिहार में हुआ है, यानी महिला वोटर्स को आकर्षित कर अपने पाले में लाना। और बीजेपी के लिए जरूरी भी है, क्योंकि अगले साल जिन 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, असम, वेस्ट बंगाल, पुडुचेरी, तमिलनाडु, केरला, वहां भी ब्रांड मोदी कारगर साबित नहीं होगा। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी के अनुसार ब्रांड मोदी अभी भी इंटैक्ट है, क्योंकि जिन महिलाओं को 10,000 रुपए मिले हैं साहब, वो नीतीश के साथ मोदी का नाम भी ले रही थी। इसके आगे त्रिपाठी ने जो बात मोदी को लेकर कही, उस पर तो किसी को यकीन नहीं होगा कि मोदी के लिए ऐसा कोई बोल भी सकता है। लेकिन त्रिपाठी ने कहा उनके अनुसार बीजेपी अब नरेंद्र मोदी का इस्तेमाल जरूरत के हिसाब से और रणनीतिक रूप से करेगी, जैसा उसने पहले हरियाणा, महाराष्ट्र और अब बिहार में भी किया। लेकिन सवाल है कि एक्सपर्ट्स ब्रांड मोदी की इतनी तारीफ कर क्यों रहे हैं? इसका जवाब बिहार चुनाव में मोदी की रैली और उनके मुद्दों से मिलेगा। दरअसल जब चुनाव हो रहे थे तब पीएम मोदी ने बिहार में कुल 16 रैलियों के जरिए 120 विधानसभा सीटें कवर की थी और इन रैलियों में मोदी ने एक ऐसा काम भी किया कि सबको हैरान कर दिया। वो बात ये थी कि इस बार मोदी जी अपने नाम पर वोट ही नहीं मांग रहे थे, बल्कि बार बार जंगल राज का जिक्र किया। उन्होंने आरजेडी के लिए कट्टा, क्रूरता, कुशासन और करप्शन जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। लेकिन इस चुनाव में ऑपरेशन सिंदूर या आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पर कुछ नहीं बोला गया, जैसे पिछले कई चुनावों में राष्ट्रवाद के नाम पर वोट मांगे गए थे। वहीं अगर बात लीडर ऑफ ऑपोजिशन की करें तो उन्होंने 10 दिनों में 15 रैलियां की और 86 विधानसभा सीटों को कवर किया और उनका मुख्य फोकस वोट चोरी के मुद्दे पर रहा, जिससे जनता कनेक्ट ही नहीं हो पाई।
नतीजा ये हुआ साहब कि महागठबंधन को अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा। अब ऐसी शिकस्त के बाद जहां आरजेडी ने तेजस्वी को तो अपने दल का नेता चुन लिया है, लेकिन यहां से कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी की लोकप्रियता और बार्गेनिंग पावर पर क्या असर होगा? तो इसका सीधा जवाब है कांग्रेस पर क्षेत्रीय पार्टियां हमलावर होंगी। ये आरोप भी लगेंगे कि कांग्रेस चुनाव में मुद्दों से भटका देती है और अलायंस पार्टनर के साथ स्मूथ कम्युनिकेशन स्टैब्लिश नहीं करती है। खैर, ये तो थी राजनीतिक दलों की बात, लेकिन इस बार बिहार इलेक्शन में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला इंसिडेंट हुआ था, वो था वोटिंग परसेंट का बढ़ना, जिसने न सिर्फ इतिहास रचा बल्कि अपोजिशन पार्टियों को सदमे में डाल दिया, क्योंकि इस बार अब तक का सबसे ज्यादा यानी 66.91% मतदान हुआ। और इसकी सबसे बड़ी वजह चुनाव से पहले हुआ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर माना जा रहा है, क्योंकि साहब एसआईआर से पहले बिहार में 7.89 करोड़ मतदाता थे, लेकिन जब ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ तब वोटर बचे 7.42 करोड़ लोग, यानी पहले से 47 लाख कम। अब मान लिया जाए कि वोटर लिस्ट में संख्या कम होने के बाद भी असल में वोट करने वाले लोग उतने ही रहे, तो स्वाभाविक तौर पर मतदान प्रतिशत बढ़ेगा। बिहार में एसआईआर के प्रयोग के बाद ईसीआई ने अब पूरे देश में एसआईआर प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान किया है। देश के बाकी राज्यों में ये काम बाद में किया जाएगा, लेकिन 2026 में पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये प्रक्रिया इन राज्यों में शुरू हो गई है। ऐसे में इन चुनावों में भी वोटिंग परसेंट बढ़ सकता है, लेकिन बिहार के इस ऐतिहासिक चुनाव में एक और फैक्टर निकलकर सामने आया और वो था एमवाई। रुकिए जरा, यहाँ हम मुस्लिम यादव की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि महिला और युवा फैक्टर की बात कर रहे हैं। इसी वोटर को सभी दलों ने साधने की खूब कोशिश की थी साहब। युवा वोट के लिए बेरोजगारी, सरकारी नौकरी और आर्थिक विकास पर वादे भी कई किए गए। तेजस्वी तो इस मामले में इतने आगे निकल गए थे कि लोगों को उनके कहे पर भरोसा ही नहीं हुआ। उन्होंने कहा था कि जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है, ऐसे हर परिवार को सरकारी नौकरी दी जाएगी, जो कि असंभव था। वहीं एनडीए ने 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया। अब ये वादे यहीं खत्म नहीं हुए, दोनों साइड से वादों का पहाड़ खड़ा कर दिया गया था। जहां महागठबंधन ने एजुकेशन सिटी, पेपर लीक की जांच, हर जिले में विमेन कॉलेज और नए कॉलेज बनाने की घोषणाएं की, वहीं दूसरी तरफ एनडीए ने भी एआई हब, मेडिकल कॉलेज, सपोर्ट सेंटर और स्कूलों की मरम्मत के लिए 5000 करोड़ रुपए लगाने का ऐलान किया। यानी शिक्षा और रोजगार पर दोनों दलों ने बहुत ज्यादा जोर दिया। लेकिन लोगों को जिनके वादों पर ज्यादा भरोसा हुआ वो थी एनडीए। हालांकि भले ही तेजस्वी ने चुनाव नहीं जीता हो, लेकिन एक ट्रेंड सेट जरूर कर दिया है और वो है रोजगार का। जिस तरीके से उन्होंने रोजगार को चुनावी मुद्दा युवाओं के बीच में बनाया, अब सबके लिए मजबूरी हो गई है इस पर बात करना। खैर, चुनाव भी हो गया, रिजल्ट भी आ गया। अब देखना होगा कि क्या डबल इंजन की सरकार अपने वादे पूरी करती है या फिर नहीं।